स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 2022 का CITS में जो आपके पूछे गए थे सवाल, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका ही मैं आपको सारा क्वेश्चन बताऊंगा, 100 क्वेश्चन बताऊंगा। आप सभी देख सकते हैं CITS क्या होते हैं। तो आपको पता होता है कि ITI करने के बाद एक कोर्स आप करते हैं, एक प्रकार का टीचर ट्रेनिंग यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, अगर आप 2023 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से सवाल रहते हैं, सवाल का जो लेवल है वो कितना कठिन रहता है, कितना इजी रहता है। तो साथियों, इस वीडियो में तो मैं आपको ट्रेड वाइज बताने वाला हूँ। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, आप देख सकते हैं, पटना में CITS का एग्ज़ाम हुआ था। इतने तारीख को शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुआ था, ये आपके है। और ये एग्ज़ाम हमने जो दिया था वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। तो ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन हाँ साथियों, यहाँ पे जितने भी ट्रेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। बस वो आप अंत के 10 मिनट को वीडियो को भगा करके देख लीजिएगा, क्योंकि उस अंत के 10 मिनटों में जो बेसिक मैथमेटिक्स या रीजनिंग से सवाल आपके पूछे जाते हैं उसका भी मैं सवाल यहाँ पे बताऊँगा, जो कि आपके आए थे 2022 के CBT एग्ज़ाम में। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इजी होता है, आप लोग देखिएगा तो बहुत खुश हो जाइएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे आपके सिलेबस रहते हैं मैथमेटिक्स का, या फिर आपको पढ़ना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में फ़िलहाल शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 75 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, और उसे आप ध्यान से देखिएगा। उसे मैं आपको उसका हिंट भी दूंगा, आप लोगों को किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ताकि आप अधिकतम से अधिकतम नंबर पा सके। तो आप सभी पहले देख सकते हैं, ये रहा आपका टाइमिंग आप देख सकते हैं कि आपको 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं और आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि 120 मिनट का समय आपको मिलता है। तो ये आपका एडमिट कार्ड था, आप फॉर्म भरिएगा तो आपको पता चलेंगे। आप धीरे धीरे इस वीडियो में बस आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और बेसिक मैथमेटिक्स जो सभी स्टूडेंट्सों का है वो भी मैं डिस्कस करूँगा। आप सभी देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, जिसमें आपको 7, 8L और XX ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इसके बारे में पूछा गया था कि इसमें नंबर ऑफ इंडक्टर कितने होते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे ये जो PDF है वो मैं आपको दे दूँगा। आप इस बारे में 7, 8LXI इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस बारे में मैं उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जो आपको बता दूँ यहाँ पे डिफिनीसन दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ ले। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमें 100 सवाल को डिस्कस करने हैं। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया था आउटपुट वेवफॉर्म को मेजर किस चीज़ से किया जाता है। इस प्रकार से सवाल थे, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म आपके कोसाइन में मेजर होते हैं या फिर कोसाइन में डिनोट होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आप सभी को थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर कन्वर्ट्स, ये दिया गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन था आपका। तो इन्वर्टर आपका लो DC करंट को आपके हाई AC करंट में या फिर हाई AC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर का काम यही होता है कि DC यानी कि मान लेते हैं बैटरी वाले वोल्टेज को यहाँ पे आपको करंट में कन्वर्ट कर देता है, AC सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इन्वर्टर का काम हो गया। इसी प्रकार से आप सभी देख सकते हैं, चौथा नंबर आपके क्वेश्चन ए रहा। यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं।
तो उसका आंसर है आपका इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी आपका बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर ले और ये क्वेश्चन का पैटर्न भी आप देखते जाए। इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन ये रहा कि चूज, यहाँ पे चूज का स्पेलिंग गलत है, यूनिपोलर डिवाइस, यानी कि आपके एक क्वेश्चन था और 4 गो ऑप्शन दिए गए थे। एक था आपका FET, एक था आपका JFT या फिर जो भी आपके UJT BJT ये सब चारों ऑप्शन दिए गए थे। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिए हुए हूँ। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि यूनिपोलर डिवाइस कौन होता है, तो यूनिपोलर डिवाइस आपका FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी होता है। फिर आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आउटपुट इज हाई ऑफ XOR गेट देन इनपुट क्या होगा, इनपुट इज। तो दोस्तों आपको XOR गेट का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम तो नहीं, चलिए डायग्राम भी देख लेता हूँ। XOR गेट का कुछ इस प्रकार से आपका होता है, जहाँ पे आपके ऐसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं और यहाँ पे आपका एक ऐसा रहता है और फिर ऐसा, ये आपका XOR गेट हो गया, ठीक है। और XOR गेट में आपके पूछे जा रहे हैं कि क्या होगा इनपुट, नहीं, जब आपका आउटपुट हाई हो, यानी कि ये जो है वो हाई होने वाला है, ये आपका 1 होने वाला है, 1 को हाई बोला जाता है और इनपुट को लो बोला जाता है, नहीं 0 को लो बोला जाता है। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, जब इसका आउटपुट जो है वो हमेशा 1 रहेगा तो इनपुट डिफरेंट होंगे, या तो आपका 0 हो और एक 1 हो, 0 1 हो, चाहे ऊपर वाला 1 हो या फिर 0 हो, 0 1 हो या फिर 1 0 हो। यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए, 0 0 नहीं होगा, ना ही 1 1 होगा, वरना यहाँ पे आउटपुट जो है वो आपका 0 हो जाएगा। 1 तभी रहेगा जब ये इनपुट डिफरेंट रहेगा। और इसका क्या होता है आपका फार्मूला, यहाँ पे आउटपुट का ए और यहाँ पे प्लस कीजिएगा, ए XOR कीजिएगा B से, तो आपका होता है AB होता है और उस पर बार होता है, फिर इसका प्लस होता है और फिर यहाँ पे A पे बार होता है और फिर B पे यहाँ पे आपके बार होंगे, A पे बार, उसके बाद B आपका सिंपल रहेगा, ठीक है। तो ये उंगली से लिखने में बहुत ही परेशानी हो रही है, वरना आप सभी इसका आउटपुट XOR गेट का ये आप याद रखें तो बेहतर है। इसके बारे में भी आप XOR गेट के बारे में भी पढ़ लें, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा, NAND गेट, XOR गेट, इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए अब आपका 7वां क्वेश्चन है, वो आपका ये कह रहा है कि 7वां क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर्स इज जनरली ए। तो इस बारे में नहीं पता, आप लोग कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, आपको डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में पढ़ना भी पड़ा होगा। फिर उस प्रकार से है आपका 8वां, यहाँ पे FET स्टैंड्स फॉर, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, फुल फॉर्म आपको बता देना है, ठीक है। 9 है TTL आपका होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, जो कि BJT से बना होता है। इस बारे में क्वेश्चन था, यहाँ पे TTL डैश एक्सपेंशन, डैश के मतलब है आप यहाँ पे आपको इसमें कुछ क्वेश्चन इसी प्रकार से थे, बट इसे पूरा अच्छे से नहीं लिख पाया गया है, इसलिए ये है। तो आप इस बारे में भी TTL के बारे में भी पढ़ाई कर ले। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट डिटेक्ट्स एंड रिमूव कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर में हम लोग क्या रखते हैं, वायरस से कंप्यूटर को बचाने के लिए, या वायरस कोई है तो उसे पता कर लेता है, तो हम लोग एंटीवायरस अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में रखते हैं, और एंटीवायरस रखने से ही हमारा लैपटॉप सिक्योर रहता है, ये हमारे वायरस से बचाता है हमारे को। और एंटीवायरस लेने के लिए आपको मंथली पेमेंट भी देने पड़ते हैं एंटीवायरस कंपनी जो भी है उनको। तो ये आपका एंटीवायरस हो गया। 11वां क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरिंग डाटा इन MX एक्सेल। तो MX एक्सेल क्या होता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग पेंट करते हैं, माइक्रो पावर पॉइंट होता है। आप क्या कीजिएगा, QIP कीजिएगा तो ये सब आपको पढ़ना पड़ता है।
या फिर आप कोई छोटा मोटा कंप्यूटर चलाते हैं तो भी आपको पढ़ना ही है। MS एक्सेल के बारे में आप जानते ही होंगे। MS एक्सेल में जो बेसिक यूनिट जो है स्टोरिंग डाटा, आपका सेल में स्टोर किया जाता है डाटा को, ठीक है। MS एक्सेल मेरे लैपटॉप में यहाँ पे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा आपका MS एक्सेल। ये आप देखिए टेक्स्ट बुकर है, ये पावर मेकर है, प्लान मेकर है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का होना चाहिए। ये आपके हैं एक माइक्रोसॉफ्ट के अलावा MS एक्सेल। तो इसमें डाटा को स्टोर सेल में किया जाता है। ये आपका सेल हो गया, इन सब चीज़ों में आपका डाटा स्टोर होता है। इसी बारे में आपसे पूछा गया था। अब देख लीजिए, द बर्मा नंबर है, स्टैंडर्ड डिजिट आर यूज्ड इन ऑक्टल सिस्टम। ऑक्टल सिस्टम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। डेसिमल सिस्टम हम लोग जो पढ़ाई करते हैं जिसमें 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं से ही सारे संख्याओं को पढ़ते हैं, आपका डेसिमल सिस्टम हो गया। ऑक्टल सिस्टम वो होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक को का ही उपयोग करके ही सारा संख्याओं को 1000 2000 को लिखना है। किसमें? तो इस 0 से लेकर 7 के संख्याओं को ही। इसी प्रकार से बाइनरी नंबर में उसमें 0 और 1 को ही लिया जाता है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 को ही लिया जाता है। तो ऑक्टल सिस्टम में 0 से 7 तक होगा। तो यही आपको पता होना चाहिए, सिंपली बात ये है, ठीक है। तो और हेक्साडेसिमल में आपके क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल यानी कि 16। तो उसमें 1 से लेकर 15 तक के संख्याओं को लिखना पड़ता है। लेकिन 15 को यहाँ पे 10 को ABCD EGFHI ऐसे में डिनोट किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए अब 13वां नंबर है डाई कीजिए। तो डायक आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायक के बारे में सवाल था, इसे आप लोग पढ़ाई कर ले। हो सकता है कि इसके अपोजिट ही, इससे रिलेटेड ही कुछ सवाल आपका पूछ दे। फिर है 14वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंसेप्चुअल है। यहाँ पे आपको एक कलर बैंड दे दिया गया है। कलर बैंड आपका दे दिया गया है येलो, आपका है येलो है, वायलेट है, ऑरेंज है, गोल्ड है। तो आपको बताना है रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा। तो रजिस्टर का वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको कलर कोड पता होने चाहिए। कलर कोड क्या होता है, तो येलो का कलर कोड आपका होता है, पहले आपका होता है 4थे नंबर पर। येलो आपका हो गया 5वें नंबर पर आता है, यानी कि इसका कलर कोड 4 है। तो देखिए 4 लिख दिए। वायलेट आपका 7वें नंबर, 7 कलर कोड है तो 7 लिख दिए। और ऑरेंज आपका 3 होता है, तो इंटॉलरेंस आपका 10 के पावर 3 हो जाएगा। फिर गोल्ड आपके ±5% होते हैं, ±5%। तो ये आपका रजिस्टर का वैल्यू हो गया। रजिस्टर का वैल्यू आपको निकालने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें कलर कोड और रजिस्टर के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। या फिर आपको जनरल न्यूमेरिकल सवाल तो आप बना सकते हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपके 2 से 5 नंबर फिक्स है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो आप वीडियो ज़रूर देखें कलर कोड के बारे में। यहाँ पे आप देख लीजिए 15वां नंबर क्वेश्चन था, व्हिच रेंज इज सुटेबल फॉर मेजरिंग 125 ओम्स। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है, यह क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन आपके ए दिए गए थे। इस प्रकार से ही कुछ ऑप्शन था, इसका राइट आंसर कोई होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस बारे भी आप किताब उठाइए, इस बारे में पढ़ाई करके जाइएगा। व्हाट इज़ द फ्लिप फ्लॉप यूज टू मेक रजिस्टर। व्हाट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज टू मेक रजिस्टर। रजिस्टर को बनाने के लिए फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन में आपके जे टाइप, डी टाइप, बहुत प्रकार के फ्लिप फ्लॉप था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर को बनाने में डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का उपयोग किया जाता है, रिमेंबर कर ले। 17वां नंबर है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। यूनिट ऑफ इंडक्टेंस क्या होता है, तो हेनरी होता है, कैपेसिटर का फैरेड होता है। जो 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसे आप याद करके ही जाए। 18वां नंबर क्वेश्चन है व्हिच इज नॉट एन इंसुलेटर।
तो इंसुलेटर आपका सिलिकॉन चूँकि अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, तो इंसुलेटर नहीं होगा। मरकरी भी इंसुलेटर नहीं होता है। ऑप्शन में आपके बहुत सारे दे दिए गए थे, ठीक है, नॉट इंसुलेटर, इंसुलेटर नहीं है, तो ऑप्शन में बहुत सारे यहाँ पे दे दिए गए थे, जो कि इसका राइट आंसर बस आप देख लें, ठीक है। ऑप्शन में आपके 4-5 तो रहते ही, हर एक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शन आपके दिए गए थे और मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन आपको ऑप्शन में इंडक्टर का 3 ऑप्शन दे दिया गया था, चौथा ऑप्शन आपको सिलिकॉन था, तो सिलिकॉन आपको मारने थे। और यहाँ पे देख लीजिए, MS वर्ड टू सेव फाइल। MS वर्ड क्या होता है? तो एक प्रकार का, जो मैंने यहाँ पे MS एक्सेल बताया, इसी प्रकार से एक MS वर्ड होता है जिसमें आप लोग सारा डाटा लिखते हैं, PDF बनाते हैं। यहाँ पे लैपटॉप में मैं आपको बताऊँ तो MS एक्सेल आपका A हो गया, टेक्स्ट मेकर है, MS एक्सेल नहीं है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंपनी नहीं है, बनाए भी MS वर्ड ही आपको कह ले, क्योंकि यहाँ पे वर्ड बनाए जाते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि आप इसको PDF फाइल को सेव करना है, तो क्या चीज़ का उपयोग करें? तो कंट्रोल जो भी हो आपका +S का उपयोग कीजिएगा, तो यह PDF फाइल आपका सेव हो जाएगा। शॉर्टकट में सेव किया जाता है इन्हीं तरीक़ों का उपयोग करके। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+S की दबाइएगा तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में। डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड, डाइलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी कहा जाता है, अर्धचालक। क्यों कहा जाता है? तो ये जो क्या करता है, एक करंट को पास होने का अलाउ नहीं करता है, फ्लो को रोक देता है, इसलिए इसको इंसुलेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यह कंडक्टर के जस्ट अपोजिट होता है। डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसलिए इसे इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 20वां नंबर जो सवाल पूछे गए थे वो आपका है, इन व्हिच वैल्यू AC करंट एंड वोल्टेज सोर्स यूजुअली स्पेसिफाइड। ऐसा ही कुछ करके सवाल था। ये मतलब 100% इफ़िशियंसी से राइट आंसर, मतलब राइट क्वेश्चन पे दौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका राइट आंसर अगर इस प्रकार के सवाल थे तो RMS वैल्यू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इस सवाल में मतलब 100% सही सवाल ये नहीं है, हो सकता है कि इसी प्रकार से था, वरना ये RMS वैल्यू आगे हो पीछे हो, कुछ और इसमें ऐड हो सकते हैं। इस बारे में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ और जितना हो सके उसका आंसर भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सारे आंसर बताने में जो मुझे आया तो मैंने जल्द बना दिया, लेकिन बहुत सारे मैंने आपको 1-2 दिन सर्च किया हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाया हूँ। तो वीडियो ये नहीं कि 1 घंटा लंबा हो जाए तो आप छोड़ दें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 दिन से 2 दिन का तैयारी करना पड़ा है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे, ठीक है। फिर अब है आपका 22वां नंबर है, ए मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर। मल्टीमीटर क्या मेजर नहीं कर सकता है? तो मल्टीमीटर आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी मेजर करता ही है, फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर करता है, करंट हो, वोल्टेज हो, ये सब आपका मेजर कर लेता है। मल्टीमीटर का उपयोग हम लोग, आप लोग खरीद मल्टीमीटर से, आप लोग पता ना आप लोग खरीदे हैं नहीं, इन सब चीज़ों से जो भी आपके मोबाइल दुकानदार हो ये सब रखते ही है, तो उससे बहुतों प्रकार से मेजरिंग किया जा सकता है, मल्टी नाम ही है। लेकिन ये जो मेजर नहीं कर सकता है, तो आपका ऑप्शन जो सवाल था CITS में, उसमें पावर एक ही दिया गया था, केवल पावर था, और आपके जो चीज़ है करंट हो, वोल्टेज हो, वो सब ऑप्शन में था, नॉन ऑफ दिस था। तो यहाँ पे पावर आपको मार देने होंगे, क्योंकि पावर मेजर नहीं कर सकता है। ये जो है फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल, ये आप याद करने के लिए मैं आपको दे दिया हूँ। ये सब भी चीज़ें मेजर मल्टीमीटर से नहीं किया जा सकता है। 23वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, नंबर ऑफ फंक्शन कीज अवेलेबल इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? फंक्शन की यानी कि F1, F2, F3, F4, F5, आपको पता होगा F5 से हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जैसे
यहाँ पे देख लीजिए, रिफ्रेश करना है तो आप क्या करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर में, राइट क्लिक करते हैं और फिर रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, ये हो गया। उसी प्रकार से 5 यानी कि फंक्शन की से भी रिफ्रेश किया जा सकता है। फंक्शन की से भी, जैसे इस लैपटॉप का लाइट कमाओ बढ़ाओ तो फंक्शन की का ही उपयोग करके ही, साउंड बढ़ाना है तो ये भी फंक्शन की में ही दिया रहता है। तो ये सब फंक्शन की कितने होते हैं, तो लैपटॉप आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि या फिर कंप्यूटर में 12 फंक्शन की होते हैं, F1 से लेके F12 तक। इसी प्रकार है व्हिच इज लाइट सेंसिटिव सेंसर, तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। और उसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन लिखा नहीं था, लेकिन लाइट सेंसिटिव सेंसर आपका फोटो डायोड हो जाएगा, फोटो रजिस्टर हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल हो जाएगा। तो इस बारे में आप लोग पढ़ाई कर ले, थोड़ा आप इस पर वर्क करें लाइट सेंसिटिव सेंसर के बारे में जानने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है आउटपुट वोल्टेज ऑफ द इतना, ये भी आप देख लीजिए, इंटीग्रेटेड सर्किट माइक्रो प्रोसेसर में सब चीज़ें रहता है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट हो जाएगा, या फिर 5+ एम्पियर भी होता है, वोल्टेज है तो 5 वोल्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर सब भी आपको पढ़ने पड़े होंगे, तो आप लोग ये भी इस बारे में भी पढ़ ले। 78M05 इंटीग्रेटेड सर्किट में आप लोग तैयारी कर ले। 26 नंबर क्वेश्चन है द वोल्टेज इज अप्लाइड टू द कूलिंग फैन SMPS, ये क्वेश्चन है। तो इसमें 12 वोल्ट यहाँ पे इसका अप्लाइड किया जाता है, DC करंट, ठीक है। इनपुट वोल्टेज आपका 150 से 280 इनपुट वोल्टेज होता है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा हूँ, पढ़ना ये क्वेश्चन 100% सही है, केवल ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में 12 वोल्ट होगा तो उसे आप लोग मार दीजिएगा, इस बारे में आप पढ़ाई कर ले। 27 है इन डायोड डैश वाइस कंडीशन अप्लाइड, तो ऑप्शन में आपके फॉरवर्ड रिवर्स वाइस करके बहुत कुछ दिए गए होंगे। तो डायोड जो होता है वो आपका फॉरवर्ड कंडीशन ही उसमें लगता है डायोड में, ठीक है, उस पर ही वह वर्क करता है। 28 नंबर है कंस्ट्रक्शन ऑफ काउंटर फ्रॉम, काउंटर, ये जो काउंटर है इसको किससे बनाया जाता है, तो फ्लिप फ्लॉप से बनाया जाता है। तो इस बारे में भी आप लोग पढ़ाई कर ले। 29वां नंबर है अगर हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड कर दे प्योर सेमीकंडक्टर में तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। 30 नंबर है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर होता है। और इजी सवाल आते हैं, अब 7 क्वांटिटी जो होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स उसका आप याद कर ही ले, तो वेबर होता है। 31 नंबर है पोलराइज्ड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एट अपोजिट पोलरिटी देन कैपेसिटर में भी डैमेज और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। पोलराइज्ड कैपेसिटर को आप लोग चार्ज कर दीजिएगा अपोजिट पोलरिटी पे तो डैमेज हो जाएगा, इस पर ही क्वेश्चन था। एक ऑप्शन आपका डैमेज था, तो डैमेज पे आपको मार देने थे। अगर शॉर्ट सर्किट भी दिया गया हो ऑप्शन में उसे भी आप लोग मार दे। 32 नंबर क्वेश्चन था PCB स्टैंड फॉर, और ऑप्शन में आपके बहुत था पावर सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन सर्किट बोर्ड, कुछ भी करके होगा, 4 ऑप्शन उसको देने थे, लेकिन इसका आंसर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है द डायोड कैन ऑल्सो एक्ट्स एज, तो डायोड स्विच की तरह काम करता है, ठीक है, इस बारे में भी आप लोग पढ़ के जाए। डायोड क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि एक्ट्स करता है, बिहेव करता है स्विच की तरह, करंट को वो लोग रुकता है या फिर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है उसमें। तो आप लोग डायोड को बंद कर दीजिएगा तो स्विच की तरह काम करता है ना। व्हाट इज यूज्ड इन काउंटर टू मेजर टाइम, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, काउंटर के बारे में आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। काउंटर में क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है टाइम को मेजर करने के लिए, तो इस बारे में मुझे नहीं पता, कोई टीचर होंगे वो लोग इस बारे में आपको बता देंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है इफ़ द इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज, तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका सही है, इसका ऑप्शन पता नहीं क्या था, बट यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे इनपुट का दुगुना होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट फ्रीक्वेंसी का दोगुना होता है उसका आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज था तो 100 हर्ट्ज हो जाएंगे। अब 36 नंबर क्वेश्चन था 1s कम्प्लीमेंट ऑफ इतना इतना इतना। तो 1s कम्प्लीमेंट क्या होता है? तो 1s कम्प्लीमेंट अगर किसी बाइनरी सिस्टम का निकालना है तो 0 को 1 में बदल दीजिए और 1 को 0 में बदल दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन था तो ऑप्शन आपके 4-5 दिए गए थे आंसर। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है राइट आंसर। 0 के जगह पे 1 है, 1 के जगह पे 0 है, 0 के जगह पे 1 कर दीजिए, है आपका 1s कम्प्लीमेंट हो गया। 2s कम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? तो ध्यान से सुनिए, 1s कम्प्लीमेंट निकाल दीजिए प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो आपका 2s कम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे, वो आपका 2s कम्प्लीमेंट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हिच सर्किट इज यूज टू एयर कोर इंडक्टर। इस बारे में आप लोग पढ़ाई कर ले, वीडियो में ही सब नहीं, आपको PDF लिंक चाहिए, वहाँ से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मटेरियल विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो चौथा 4 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वायलेंस होता है उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ाई किए होंगे, उसको कार्बन ग्रुप बोला जाता है। 4 नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें हो उसे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। 39वां नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म। जब सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर, यानी कि बहुत ही अच्छा सेमीकंडक्टर और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल इक्वल होते हैं, ठीक है। और इंसिंट्रिक मीन्स प्योर विदाउट एनी इम्प्योरिटी, इसमें कोई भी अशुद्धि होने का संभावना नहीं है, तो इसलिए प्योर फॉर्म में हो उसे सेमीकंडक्टर को इंसिंट्रिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एक्सपेंशन ऑफ PMMC के बारे में कुछ सवाल थे, पूरा सवाल नहीं लिखा गया है, या फिर लिखा भी हो ऑप्शन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन PMCC के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि काम करता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर। तो PMCC के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ाई करके जाए। डिटरमाइंड फिजिकल साइज ऑफ रजिस्टर, एक क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन पता ना क्या हो, लेकिन इसका जो आंसर हो सकता है वो आपका 64 बिट भी हो सकता है, या फिर 32 बिट से 64 बिट्स के बीच में इसका लाइज होता है। इसका राइट आंसर आपके टीचर्स बताएंगे, या फिर ऑप्शन से देखने से पता चलता है, ऑप्शन नहीं लिख पाया। चूज नैंड गेट फ्रॉम द बिलो फिगर, ये आपका क्वेश्चन है। तो नैंड गेट को आप लोग चूज कर ही लीजिएगा, इसे बताने की क्या ज़रूरत, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नैंड गेट यानी कि नॉट गेट और एंड गेट से आपका बना होता है। तो यहाँ पे एंड गेट बन गया, यहाँ पे नॉट गेट बन गया, ये आपका नैंड गेट अब हो गया है तैयार। ये आपका नैंड गेट तैयार होता है। इस वाले ऑप्शन को चूज करके उसे मार देने थे आप सभी को। अब देखिए 43वां नंबर क्वेश्चन है व्हिच बाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक एनर्जी गिव एज इनपुट। तो प्राइमरी बाइंडिंग हो सकता है, क्वेश्चन है, इस बारे में आप लोग अपने टीचर से पूछ लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए तो भी अच्छी है। 44 नंबर है व्हिच इलेक्ट्रोड ऑफ कैथोड रे ट्यूब CRT mainly controls the sharpness of the image on the screen। तो कैथोड रे ट्यूब के बारे में आप लोग भी पढ़ के जाए। 44 के बाद 45 नंबर है व्हिच पैरामीटर इज मेजर्ड बाय अ मल्टीमीटर। तो एक क्वेश्चन था कि मल्टीमीटर क्या मेजर नहीं करता है, तो पावर मेजर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी मेजर नहीं करता है, फेज एंगल मेजर नहीं करता है, मेजर क्या करता है, तो वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस मेजर करता है। 46वां नंबर क्वेश्चन है यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज में मेजर करते हैं, आपका बेसिक यूनिट हो गया। अब है नेम ऑफ द प्रोसेस रिमूविंग शोल्डर फ्रॉम ए जॉइंट। अगर हम लोग शोल्डर
किसी भी चीज़ को करते हैं तो वहाँ से अगर सोल्डर किए हुई चीज़ को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो डी सोल्डरिंग बोला जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए बैटरी इज ए सोर्स डैट कन्वर्ट्स, बैटरी आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रखें। 49 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्योर सेमी कंडक्टर, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आपका प्योर सेमी कंडक्टर हो गया। जो भी आपके चारों ऑप्शन में दिए गए हों तो आप लोगों को मार दे। 50वां है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सेमी कंडक्टर एलिमेंट इज, सेमी कंडक्टर एलिमेंट में आपके वैलेंस सेल जो होता है वो आपका 4 होता है, और कार्बन ग्रुप में का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो अधिकतर कार्बन ग्रुप आपके सेमीकंडक्टर हो गए, सारे नहीं। अब देखिए एलसीडी के बारे में कुछ क्वेश्चन थी, यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस है, आप लोग पढ़ाई करके जाइए। डाई कीजिए 2 टर्मिनल डिवाइस, तो पूछा गया था डाई क्या है, तो ये 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। इस डाई के बारे में कुछ और चीज़ जान लीजिए, बाई डायरेक्शनल होता है। और ट्रांजिस्टर के बारे में आप पूछे तो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ट्राइक भी आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। 53 नंबर, अदर नंबर नेम ऑफ फोटो रजिस्टर, फोटो रजिस्टर को फोटो सेल, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, एलडीआर भी बोला जाता है, फिर फोटो कंडक्टिव सेल भी बोला जाता है। अमीटर इज यूज टू मेजर, अमीटर का उपयोग करंट को मापने के लिए किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। अब ट्रिगरिंग डिवाइस का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो स्मिथ या स्मिथ ट्रिगर ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ट्राइक के बारे में आपसे पूछा गया था 56वां क्वेश्चन में ट्राइक के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे पीडीएफ में कुछ दिया गया, आप लोग पढ़ ले। 57 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ रजिस्टर कलर कोड ऑफ इफ रजिस्टर वैल्यू, यहाँ पे देखिए रजिस्टर का वैल्यू दे दिया गया है इतना ओम। अब इससे आपको कलर कोड निकालने हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3300 करके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज 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 3 नंबर पे आता है कलर कोड में उसका, तो ये हो जाएगा। अब कलर कोड वाला वीडियो ज़रूर देखें। कार्बन रजिस्टर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्बन रजिस्टर का बहुत उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा भी किया जाता है। 58 नंबर है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे, एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये आपसे पूछा गया था। ऑक्टल नंबर 0 से 8 तक, 0 से 7 तक के ही प्रयोग संख्याओं को प्रयोग करके ऑक्टल नंबर को यहाँ पे लिखा जाता है, 9 उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऑक्टल नंबर का बेस क्या होता है, तो 8 होता है। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। जेनर डायोड एक्ट्स एज, ऑप्शन में बहुत थे, रेक्टिफायर थे, क्या क्या थे, वोल्टेज रेगुलेटर भी था, तो वोल्टेज रेगुलेटर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। पोलराइज्ड कैपेसिटर के बारे में क्वेश्चन थे, तो उस बारे में आप लोग पढ़ ले। अदर नेम इन फ्लिप फ्लॉप, अदर नेम ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप आपका लैच इसका अदर नाम है, ठीक है, और 2 स्टेबल स्टेट से बना होता है फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में आप पढ़ ले। यूज ऑफ एलसीआर मीटर, एलसीआर मीटर इसके बारे में आप लोग पढ़ाई कर ले, जो कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टी को मापता है, इसे इम्पीडेंस भी बोला जा सकता है। 64 नंबर है, आउटपुट ऑफ ए स्कीमिक ट्रिगर इज, आउटपुट क्या होता है स्कीमिक ट्रिगर का, तो ये आपका स्क्वायर वेव की तरह इसका आउटपुट होता है, ग्राफ में स्क्वायर वेव की तरह ये आपका आउटपुट निकलता है। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था टीटीएल नाइट गेट के बारे में, फिर आईसी इतना ओम करके कुछ क्वेश्चन था जो कि नहीं लिख पाया समय के कटौती होने के कारण। 66वां नंबर क्वेश्चन है, डी जनरेटिव फीडबैक इज ऑल्सो कॉल्ड, डी जनरेटिव फीडबैक को क्या बोला जाता है, तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम बोला जाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल, तो उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। टाइम पीरियड 1 साइकिल कंप्लीट हो तो उस 1 साइकिल में जितना टाइम लगा है तो वही आपका टाइम पीरियड हो गया है, क्योंकि 1 साइकिल है तो फिर सेकेंड साइकिल में भी वो साइकिल आपका तो बढ़ते जाएगा, तो उस जो 1 साइकिल में लगा समय को ही टाइम पीरियड बोला जाता है। नेम ऑफ कलर, इफ़ कलर कोड इज
5 दे दिया गया था, पूछा गया था कि कलर कोड बताए, कलर कौन से कलर होगा जब कलर कोड 5 हो, तो ग्रीन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। एक में आपका होता है मतलब 0 ब्लैक होता है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, तो जिस 0 से 1 तक इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब एटॉमिक वेट पूछा गया था, तो आपका 108 होता है सिल्वर का। 70 है व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इन ए फुल वेव रेक्टिफायर, तो ये आपका हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में सब सवाल थे डायोड के। फुल वेव रेक्टिफायर में ईच डायोड प्रत्येक डायोड में क्या करंट फ्लो करता है, तो हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल मुझे नहीं पता, लेकिन जो टीचर्स होंगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप लोग भी इस प्रकार से पढ़ाई करके जाए। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज डैश सोल्डर्ड, तो इसमें सॉफ्ट एकदम मुलायम से सोल्डर्ड किया जाता है, इस बारे में क्वेश्चन है। रिपल फैक्टर डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द कैपेसिटर वैल्यू। डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एडिशन ऑफ देयर, तो एटॉमिक वेट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करने पर उसका वेट निकलता है किसी भी एलिमेंट का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे एटॉमिक वेट, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ऐड करने से मिलता है ना। 75 नंबर है डैश इज एन एलॉय इन व्हिच द कंपोनेंट मेटल इज मरकरी, तो मरकरी का एलॉय पूछा गया है, तो अमालगम हो गया है। ठीक इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। डेल्टा, अब तो सवाल हो गया, आप लोग डेल्टा मेटल क्या होता है इसके बारे में कुछ देख लीजिएगा। और डेल्टा मेटल का उपयोग आपके ब्लेड ऑफ एयरप्लेन जो पंखी होता है उसको बनाने में किया जाता है। तो एलॉय के बारे में भी आप लोग पढ़ ले, कुछ इस प्रकार से भी आपको परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का हो गया है। और अब सारे ट्रेड वाले स्टूडेंट्सों के लिए ज़रूरी है मैथमेटिक्स, तो चलिए बेसिक मैथमेटिक्स का आप लोगों को बताता हूँ। सवाल बेसिक मैथमेटिक्स का इतना इजी है कि वो आपका 25 क्वेश्चन आप 20 मिनट में ही बना सकते हैं। इस प्रकार से जोड़ घटाव करके बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। ये इस जो PDF है इसमें आपके उसी प्रकार से सवाल दिए गए हैं, लेकिन आप इन सवालों में थोड़ा सा मैं लेवल हाई कर दिया हूँ, इससे भी इजी आपसे सवाल पूछे गए थे, तो इसलिए मैथमेटिक्स में तो आप चिंता ही मत करें। तो सारे स्टूडेंट्स देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपके सवाल पूछे गए थे। आप लोग इन सारे सवालों को बनाइए कॉपी कलम ले करके। यहाँ पे पूरा वीडियो को ऐसा आपने कॉपी कलम ले करके बनाए तो बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिक्स तो आप बनाइए। यहाँ पे आपसे पूछे गए थे जोड़ घटाव, तो ये आप बना ही लीजिएगा। सिक्के को के उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है एक बार सिक्के उछालिएगा तो हेड टेल दो उसमें प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है। और एक हेड आने की यानी कि एक घटना तो 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और लूडो के डिस यानी कि छक्के को अगर हम लोग उछालते हैं, लूडो गोटी का जो छक्का होता है, तो उसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन हो सकता है कि एक बार या 2 बार फेंका जाए, तो 2 आने की प्रायिकता क्या है। तो एक बार फेंका जाए तो कोई भी संख्या आने की प्रायिकता 1 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसका 1/6 ही होगा, 1/6 ही होगा। लेकिन अगर वही 2 बार पूछा जाएगा तो 2/6 हो जाएगा, तो उसे कट के 1/3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो है, इजी है। आप लोगों ने 10वां का बेस्ट क्वेश्चन है, 8वां 9वां का बेस्ट क्वेश्चन है। कुछ सवाल तो आपके 6ठा का बेस्ट है। यहाँ पे माध्य निकालना है, एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना है। इस प्रकार से एक आपका डाटा दे दिया गया था। यही डाटा नहीं था, डाटा दूसरा हो, लेकिन सवाल का जो पैटर्न है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसका माध्य आप लोग निकाल लीजिएगा। फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग। मोड क्या होता है जो सबसे बाहर है, बहुलक जो बहुत बार है। तो देखिए 2 आपके 2 बार 3 बार आए हैं, तो इसलिए बहुलक जो है वो आपका 2 हो जाएगा। 6ठा नंबर था आपका मीडियन। इसी प्रकार से सवाल पूछे गए थे। मीडियन भी आपका पूछा गया था, यानी कि माध्यिका क्या होता है, तो आप सभी देख सकते हैं। जब सम संख्या हो तो तब तो इजी होता है, नहीं सम संख्या हो तब तो आपका 2 निकल जाएगा मिडिल टर्म। यहाँ पे सम संख्या है तो यहाँ पे मिडिल टर्म आपका 3 और 4 दोनों आपका मिडिल टर्म में आता है।
तो इस केस में आपको निकालने हैं तो 3 और 4 को जोड़ करके उसका आप लोग भाग दे दीजिए, तो आपका मिडिल टर्म निकल गया, यानी 3.5 आपका माध्यिका हो जाएगा, एवरेज माध्यिका का। उसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए फाइंड द वैल्यू, ये आपका जोड़ घटाव है, आपका जो बायोडमस करके जो कुछ थ्योरम होता है, पहले क्या करना है, फिर गुना करना है, फिर भाग करना है, फिर घटाना है, ये सब है। ब्रैकेट का काम सबसे पहले होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बनाइए। 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका कुछ न्यूमेरिकल हिसाब था, इसमें भी आपको ब्रैकेट का हिसाब करके जोड़ना है। ये 8 नंबर क्वेश्चन नहीं हो सकता है 9 नंबर 10 नंबर कुछ भी हो, कई नंबर पर हो, लेकिन सवाल इसी प्रकार से थे, बहुत ईजी थे। 9वां नंबर है द प्राइस ऑफ 5 पेन्स एंड 5 कॉपीज आर 40 रुपीज़, 6 पेन और 15 कॉपीज आर 93 रुपीज़। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे, आप लोग कलर और कॉपी का हिसाब आपको निकाल देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन, आपके एक पेन का दाम आपका 3 रुपया और कॉपी का दाम आपका 5 रुपया हो जाएगा। ये आपका दिया गया होगा ऑप्शन में, तो आप लोग मार दीजिएगा, इसे आप लोग बनाएं भी ज़रूर। द प्राइस ऑफ द 10 बॉल 10 बॉल्स आर 100 रुपीज़, तो 3 बॉल का प्राइस बता देना है, तो ये आपके तो 5वां का हिसाब हो गया 30 रुपये ना। इस प्रकार से सवाल थे। द एवरेज वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग डाटा इज 10, ये जो डाटा आपका दिया गया है उसका एवरेज यानी कि माध्य आपका 10 है, तो x का वैल्यू आपको पता कर देना है। तो आपको पता है कि इसमें आपको 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना था, डिवाइड कर देना है 3, 3, 6 और 7, और बराबर में आपको दे दिया है कितना 10, तो 10 आपको रख देना था, और यहाँ से 70 हो जाएगा, फिर सारा चीज़ इधर घटेगा, तो फिर x का वैल्यू आपका 36 आ जाएगा। तो ये आपके इस प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा माध्य भी, ठीक है। अब देख लीजिए 12वां नंबर है स्टूडेंट्स गेट 150 मार्क्स आउट ऑफ 450, तो आपको परसेंटेज निकालने हैं, ये भी आपका 6-8वां का सवाल है, बना ही लीजिएगा। क्या कीजिएगा, जो आपने मार्क्स पाया है उसे ऊपर रख दीजिए, और जो आपने फुल मार्क्स है उसे आप लोग नीचे रख दीजिए, इसे भाग दे दीजिए, और इसमें आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका परसेंटेज आ गया ना, ये आपका परसेंटेज हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन है ए अमाउंट इज डबल्ड इन 4 years विथ द इंटरेस्ट ऑफ 5। ये क्वेश्चन कुछ कठिन में दे दिया हूँ, इस प्रकार से क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट पर भी इजी क्वेश्चन था, इसे आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा, ये बन जाएगा तो आप लोग समझ लीजिएगा सिंपल इंटरेस्ट में आप जो भी CITS में आएगा 100% आप बना के आइएगा। सीता के माँ का पति से क्या संबंध होगा, सीता के माँ के बहन का पति से क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा 100% सही नहीं है, पर भावनाओं को आप लोग समझें। माँ के बहन यानी कि मौसी, मौसी का पति यानी कि मौसा, ठीक है, यही ना। चलिए, राम ने कहा वो मेरे भाई के बहन का पुत्र है, संबंध बताए। राम ने कहा वो मेरे भाई के बहन, भाई है बहन है तो राम का भी बहन ही लगा। अब बहन का पुत्र डायरेक्ट है, बहन का पुत्र क्या होता है, तो भगिना लगा ना, भांजा। BCD ये आपका रीजनिंग बेस्ड सवाल था, ABCD आप लोग याद कर लीजिएगा, ABCD या फिर आप लोग लिख लीजिएगा। D कैमा नंबर पे आता है तो आपका ABCD 4था नंबर पर, Z आपका 26वां नंबर पे आता है, सब आप लिख लीजिएगा। या फिर आप ये सवाल बनाना है तो ABCD आप लिख दीजिए, उसके सामने नंबर लिख दीजिए, और तब आप लोग मैच करके देखिएगा कि BCD अगर GHI है, BCD अगर GHI है तो NOP क्या होगा, तो NOP आपका STU होगा। ये आपका रीजनिंग का सवाल है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है। तो देखिए ये अगर 2 नंबर पे आ रहा है और ये 3 नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, इन सबों का अंतर 1-1 है, मतलब 1-1 सटले आ रहा है अल्फ़ाबेट में। तो GHI भी आपका इसी प्रकार से सटा हुआ ही है, अंतर इसका 1 है।
तो बस डी और जी का डिफरेंस आप लोग पता कर लें। उसी प्रकार से पी और एस का डिफरेंस आपका सेम आता हो, डी ई जी एच, यानी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का पी क्यू एस यानी यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बना लीजिएगा आप लोग, रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। अब इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से भी सवाल आ सकते हैं कि के एम को अगर एन पी से डिनोट किया जाए, क्यू एस को टी भी से डिनोट किया जाए, तो बी डी को क्या चीज़ से डिनोट किया जाएगा, तो ई जी से, क्योंकि सेटा हुआ ही है और इसका अंतर भी 2 है, एम और एन ओ पी, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो इस प्रकार से डी ई के बाद 2 डिफरेंस यहाँ भी है, तो ई के बाद एफ जी, यहाँ भी 2 डिफरेंस हैं। साइन 135 का मान बता देना है, तो साइन 135 है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और यह आपका 90 पे वेरिएबल यहाँ पे एक्सिस होता है, यानी कि कॉस में बदल जाएगा। ये आपका कॉस 45 1/2 होता है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी आपके सवाल पूछे गए थे, बेसिक सवाल पूछे गए थे। ये क्वेश्चन तो आपका कठिन है, फार्मूला आप जानते हैं, तो आपके लिए चुटकी का सवाल है, आप लोग देखते ही मार दीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इतना इज 5 यूनिट होगा इसका राइट आंसर। आपको पता होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके राइट आंसर होंगे। तो आप लोग घटा के 5 यूनिट आ जाएगा, आप सभी को पता है। 21वां नंबर क्वेश्चन था आयोटा के बारे में पूछ ले, तो आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयोटा क्यू बराबर -i होता है। तो आयोटा यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का भी बेसिक मैथ आप लोग पढ़ के जाए, तो ये आपका -3 + 3 0 हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्लस को अगर पिता से रूप में डिनोट किया गया है, माइनस को माता के रूप में डिनोट किया गया है, तो प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना कीजिएगा, तो हम लोग ना पढ़ते हैं, पढ़े ही हैं, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस होता है। तो माइनस माइनस प्लस से सब क्या है, मल्टीप्लाई करने वाला चीज़ जो पढ़े थे हम लोग, ठीक है। माइनस माइनस को अगर हम लोग करें तो बराबर में माइनस प्लस आ जाता था। तो ये आप यहाँ पे अगर इन दोनों का एडिशन हो तब तो माइनस में ही रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में हम लोग रट्टा मारे थे, तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ पे माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस आपका क्या होता है, तो माइनस आपका माता यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है, मैंने अपने से यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स दे दिया गया हो, यहाँ पे आपके 2 4 6, तो यहाँ पे 8 सीरीज वाइज है, साइकिल ऐसे चल रहा है, तो इसमें 8 आपके होंगे ना, तो ये राइट आंसर हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े ही हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर किस साइड जाएगा, माइनस में, उधर 1 बच गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन क्यू इज इतना एंड 1 डी इज इतना, मतलब एक लाइन दे दिया गया है, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, और इसका मिड पॉइंट कुछ ए है, तो ए भी आपको दे दिया गया है, ए भी आपको दे दिया गया है, और बी आपसे पूछा जा रहा है। तो पता ही होता है मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 होता है, और दूसरा उसका y कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 होता है। तो इस फार्मूला पे आप बराबर में रख दीजिएगा सारी चीज़ को, आपका भी हो जाएगा, वो आपका मिड पॉइंट ही आएगा, 0 0 ही आएगा। ये आपका 25वां क्वेश्चन हो गया। कुछ इस प्रकार से सवाल थे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो बताया हूँ, ये आपका 95% सारा सही था, केवल ऑप्शन नहीं थे। यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत क्वेश्चन है,
और इसे मैंने याद करके आया था किस प्रकार के पैटर्न है, ये सारा डिफरेंट है, आपका याद रहे, ये आपका एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन सवाल आप इस प्रकार से आप बना के जाते हैं मैथमेटिक्स, इससे हल्का ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। और आप मैथमेटिक्स में बहुत ही सारे के सारे मार्क के आएंगे, 2500 मार्क के आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। धन्यवाद।